नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का है, जो कि जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी एग्ज़ाम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है 30 महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वहाँ सी टेट है, सी जी टेट है, सी जी का असिस्टेंट टीचर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? दोस्तों, ये पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप लोगों का जो मतलब किस तरीके से पढ़ना है इसकी जानकारी है। ठीक है, 2022 का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी तरह संभावना रहती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या बोला गया है, जैसे कि हमारे देश के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अधिकांश जो घरों में जो अपने आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? जैसे केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। केरल राज्य है, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा जो है नारियल का पेड़ उगाते हैं, वहाँ पर नारियल की खेती करते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा। दूसरा है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडा देते हैं? देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो नर पक्षी है वहाँ बहुत सारे घोंसला बनाते हैं, ठीक है। अब वो घोंसला बनाने के बाद जो है मादा जो पक्षी है उसमें से एक को चयन करती हैं और चयन करने के बाद वहाँ पर जाकर अंडे देती है। तो इसका नाम क्या जाएगा? सही जवाब आ जाएगा बया। अब इसका इंग्लिश नाम है वीवर, है ना, बया पक्षी जो कि वीवर है। जैसे कि आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हो दोस्तों, ये जैसे कि सामान्यतः घरों में आने वाले जैसे कि गौरैया पक्षी रहता है उसी तरीके से है। इसके जो गले में ज़्यादातर पीला पीला जो रहता है, पीलापन रहता है, वो पक्षी है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, पेड़ के जो सबसे लास्ट का यानी कि जो अंतिम हिस्सा रहता है उसी में अपना घोंसला बनाते हैं। और किस तरीके से रहता है, जैसे कि एक लालटेन रहता है, ठीक है, ऐसे टाइप के लालटेन इसमें बनाते हैं और यहीं पर जाकर जो है अंडा देती है लोग। उसके बाद है तीसरा है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यहाँ व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। अब यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से या फिर मियादी बुखार से। आपको ये बताना है कि कोई अगर डॉक्टर है वो वहाँ किसी रोगी को कहता है कि आप जो है पत्तेदार सब्जियां खाया करो, आंवला खाया करो, गुड़ खाया करो, तो फिर इसमें जो है कौन सा ऐसे बीमारी का लक्षण दिखता है? एनीमिया का, है ना, जिसमें जैसे कि खून की कमी हो जाता है उन लोगों को कहा जाता है एनीमिया। चौथा प्रश्न है, ब्रांच यानी कि जो कांसा है एक मिश्र धातु है, इनमें प्रमुख संगठक है। देखो, मिश्र धातु मतलब दो या तीन जो अलग अलग धातु है उससे मिलकर बनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो ब्रांच है यानी कि जो कांसा है वहाँ किससे मिलकर बना है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा कापर और टीन। जो कापर को जो है तांबा भी कहा जाता है, तो कापर और टीन के साथ बना है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा बना है। यही इसका आंसर रहेगा चौथा, यहाँ पर दूसरा। पांचवा है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि दोस्तों, ये पश्मीना क्या है, यहाँ एक बकरी की प्रजाति है, ठीक है, जो बकरी है उसकी प्रजाति है। अब यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये बताना है पढ़कर कि इसमें से सही कौन सा है। जैसे कि पहला क्या है, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, ठीक है। दूसरा क्या है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल में एकत्र किया जाता है जो कि 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों में रहती है। तीसरा है, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए गर्मियों के बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। और चौथा है कि पतले बालों की बकरियों के शरीर में काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा, यानी कि 1, 2 और 3 इसका सही रहेगा, लेकिन चौथा जो आंसर है वहाँ गलत है, इसलिए इसका सही जवाब आ जाएगा 1, 2, 3 रहेगा ये। छठवा है,
किस वर्ष भुज यानी कि जो गुजरात में है ना, भुज कहाँ है, गुजरात में है, भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आप प्रश्न को लेवल को समझ सकते हो। देखो जनवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था इसमें ये पूछा गया था कि भुज यानी कि जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहाँ कौन से वर्ष हुआ था? सही जवाब आ जाएगा 2001, यानी कि 2022 के एग्जाम में 2001 का प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपसे ये समझ सकते हो कि हो सकता है इसी से संबंधित और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इधर पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में आए दिन तूफान आते रहते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में गुजरात का जो मोरबी की घटना हुआ है तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको जो है सभी दृष्टिकोण से आपको अपडेट होना पड़ेगा, ताकि ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, उसमें मैं लगातार जो है करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन डालते रहता हूँ। आप उस पर जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी करंट अफेयर आता है आप उसको तैयारी भी करना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 7वां प्रश्न, देखते हैं किस मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है और कौन सा है? यानी कि जो केरल के सदस्य है, केरल में जो प्रत्येक घर है यह मसाला उगाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे मसाले हैं। तो इसका जो सही जवाब किया जाएगा यहाँ पर इसका रहेगा तेज पत्ता, काली मिर्ची और इलायची। ये जो है ज़्यादातर केरल में प्रत्येक घरों में उगाया जाता है। कौन कौन से? तेज पत्ता है, काली मिर्ची है और इलायची है। 8वां प्रश्न है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? अब यहाँ पर प्रश्न आता है ईवीएस होता क्या है? तो ईवीएस मतलब होता है इन्वायरमेंट स्टडी, हिंदी में कहे जाए तो पर्यावरण अध्ययन है। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देख सकता है। इसका जो जवाब आ जाएगा उसके समग्र रूप से, उसके समग्र रूप से। जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अब वह बालक अपने आसपास के जो पर्यावरण है उसे कोई पृथक रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें उतनी समझ नहीं होती है ना। तो क्या करते हैं वो लोग? समग्र रूप से, यानी कि उसी के अनुरूप, उसी के समग्र रूप से, उसी के समरूप रूप से वहाँ जो पर्यावरण को देखने लगता है। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वहाँ दूसरा सही है। 9वां है ईवीएस के पाठ्यचर्चा की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो पर्यावरण के जो अध्ययन है उसमें जो पाठ्यचर्चा की रूपरेखा रहता है तो उसमें किस प्रकार से बनाई जाती है? जैसे कि विषय वस्तु पर है कि पाठ्यक्रम है, थीम है, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ थीम रहेगा। थीम क्यों रहेगा? अब आप ये देखना, कोई भी अलग विषय, जैसे कि विषय हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, इसमें क्या रहता है? एक पाठ्य चर्चा के आधार पर रहता है। लेकिन पर्यावरण में क्या रहता है? थीम रहता है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए अलग अलग टॉपिक में अलग अलग पाठ्य चर्चा के रूप में उसमें जो है सिलेबस तैयार किया जाता है, उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? थीम रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 10वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसी विषय के रूप में देखते हैं जो निम्न प्रत्यय एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। देखो एनसीएफ मतलब क्या होते हैं? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जो कि 2005 में तय किया गया था। एनसीएफ मतलब यही होता है ना। तो एनसीएफ 2005 में क्या किया गया था कि कक्षा 3 और कक्षा 5 में जो सामाजिक अध्ययन को ऐसे विषय के रूप में चुना गया है, यानी कि उसमें देखता है जो भिन्न प्रत्यय एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड रहेगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें विज्ञान में भी वो चीज़ आता है पर्यावरण का, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी आता है, और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत भी जो पर्यावरण का जो विस्तार है उसको पढ़ते हैं। तो ये सभी इसी तीनों विषय में आ जाता है। अब जैसे कि इसकी जगह कोई विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एक और दिया है। जैसे कि गणित है तो गणित में पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आंसर होता ही नहीं है, तो फिर इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ तीसरा ही रहेगा। 11वां प्रश्न है एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौतियों को सामना करना पड़ता है? यानी कि एक जो पर्यावरण अध्ययन की जो अध्यापिका है वह अपने जो पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जो चुनौती है, जो समस्या है, उनका सामना करना पड़ता है। आपको यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम होते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की भावना अलग है। उसके बाद है यहाँ पर लिखा है तीसरा में कि प्रत्येक के समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली है, और चौथा है कक्षा की अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा 1, 2 और 3 सही रहेगा। जैसे कि कक्षा के बहुआयामी संस्कृति है,
भाई कक्षा में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं जो अपनी अपनी संस्कृति से है, अपने अपने जैसे कि जो व्यवहार से रहते हैं, तो ये आ जाएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी की भावना, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी एक अलग अलग भावना रहती है, अलग अलग विचार रहती है। उसके बाद तीसरा क्या है, प्रत्येक समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली है। भाई एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग विचारधारा से आते हैं। तो अलग अलग जो परिवार के जो कह सकते हैं आर्थिक रूप से समृद्ध है, उस तरीके से आते हैं। तो यही इसका सही आंसर रहेगा, जो कि अगर सामाजिक अध्ययन का पढ़ा रहे तो यही एक तीनों मुख्य रूप से चुनौतीपूर्ण रहता है। 12वां है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो जो प्राथमिक स्तर रहता है, जैसे कि जो सामान्य क्लास रहता है शुरू का स्टार्टिंग प्राथमिक स्तर, उसमें अगर पर्यावरण पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आ जाएगा अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। ये सही रहेगा। अगर प्राथमिक स्तर पर आपको पर्यावरण का अध्ययन पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट लक्ष्य क्या है कि अपने जो वातावरण में अन्वेषण, यानी कि जो विद्यार्थी है उसको पर्याप्त रूप से अवसर देना है, पर्यावरण के क्षेत्र में जानने के लिए उसको अवसर देना पड़ेगा। 13वां प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्य चर्चा में परिवार एवं मित्र क्या करते हैं। तो ईवीएस के जो पाठ्य चर्चा चलते रहते हैं उसमें जो परिवार और मित्र क्या है, जैसे कि थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है, या फिर पाठ्यक्रम है। सही जवाब आ जाएगा इसका थीम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थीम आ जाएगा। इसमें जो पर्यावरण के अध्ययन में जैसे कि पाठ्य चर्चा के रूप में अगर परिवार और मित्र को देखा गया है तो उसको उद्देश्य के रूप में देखा गया है, थीम के रूप में देखा गया है। 14 नंबर का है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, क्या बोला गया है, जैसे अर्थपूर्ण जो पर्यावरण का अध्ययन है उसमें शिक्षा संभव हो सकता है यदि क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे कि चारों ऑप्शन में पहला आ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, यानी कि बच्चे अगर जिस जगह पर रह रही है, जिस जगह पर रह रहे हैं, तो उसके जो अनुभव है वह अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, यही इसका आंसर रहेगा। 15 नंबर का है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्राथमिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षक हेतु खाली स्थान होना चाहिए। क्या बोला गया है, जैसे कि पर्यावरण की जो शिक्षा है उसमें शिक्षकों द्वारा जो क्रियाकलाप करते हैं उसके पश्चात जो प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका जो आंसर जाएगा विचार और विमर्श। विचार और विमर्श ऐसे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है ना, जैसे कि समाजशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद होता है फिर उस पर प्रतिवाद चलता है, और दोनों होने के बाद जो है वाद प्रतिवाद के बाद संवाद निकलता है, यानी कि एक भ्रूण का जन्म होता है, एक बीज का जन्म होता है। वैसे टाइप के, मतलब बीज का मतलब है विचार का जन्म होता है। तो विचार और विमर्श जब चलता है तो इसमें सही अर्थपूर्ण और प्रामाणिकता के साथ जो है जो सामने आता है, विचार सामने आता है। तो यही इसका आंसर सही रहेगा। 16वां है, ईवीएस की कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि तो पर्यावरण के अध्ययन रहता है उसमें ज़्यादातर जो कक्षा है उसमें अगर प्रैक्टिकल कराना है, यानी कि उसके अध्ययन कराना है, तो उसमें जो सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। यानी कि अगर क्लास में एक एक को अलग अलग क्लास दिया जाए कि चलो आप अपना हिसाब से पाठ्यक्रम को तैयार करना है, तो इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। क्या करना पड़ेगा आपको, पर्यावरण के अध्ययन में आपको जो है पूरे मतलब जो क्लास है उसको एक में लेकर चलना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो सहपाठी, यानी कि जो बच्चे लोग रहते हैं उसके मन में एक दूसरे के प्रति भावना आते हैं। ठीक है, सहपाठी यानी कि मित्रता की भावना आते हैं। साथ ही जो पर्यावरण संबंधी जो अध्ययन रहते हैं उसमें जो सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, और उसमें जो है सुधार होता है, उसमें जो है अलग अलग तरीके से सुधार होता है, अलग अलग लेवल में। 17 प्रश्न है, निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो प्रक्रिया कौशल को किस तरीके से चिन्हित करता है ईवीएस के अधिगम में, इसका जो आंसर आ जाएगा वर्गीकरण के रूप में, वर्गीकरण के रूप में इसको चिन्हित करता है। 18 नंबर का है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है, जैसे कि पर्यावरण की अगर शिक्षा कर रहे हैं तो शिक्षकों द्वारा जो है
अभिभावक यानी कि विद्यार्थी के माता पिता को एवं उसके जो समुदाय को भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा, है ना। शिक्षकों को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर मिलता है। अगर बच्चे को पढ़ाना है पर्यावरण संबंधित, तो फिर आप जो है उसके अभिभावक या फिर उसके जो समुदाय है उसको शामिल करना पड़ेगा, उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? उस विद्यार्थी के जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर की जो पृष्ठभूमि है उसे जानने का अवसर मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर अगर नए हो तो लाइक करना जरूर। 19वां प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबंधित निम्न प्रकार दिया जाता है। देखो, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि प्राइमरी स्तर है, ठीक है। अगर वहाँ पर अगर सामाजिक अध्ययन का कक्षा चल रही है, यहाँ पर जो पर्यावरण का कक्षा का अध्ययन चल रहा है, तो उसमें किन चुनौतियों का जिसमें विषय और समस्याओं को भली प्रकार से संबंधित किया जा सकता है, इसका जो आंसर क्या रहेगा? विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, ये सही रहेगा, है ना। अभी जिससे बताया था विचार और विमर्श क्या होता है, तो इसके बाद जो है वाद विवाद रहता है जिसमें एक नए सृजन का होता है, जैसे कि बताया था वाद प्रतिवाद और संवाद, क्योंकि वाद और विवाद के बाद ही एक नया विचार उत्पन्न होता है। 20वां प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों की सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें इसका जो जवाब किया जाएगा, यहाँ पर जैसे ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन में इसका जो जवाब आएगा पहला और दूसरा सही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों के विचारों का उल्लेख अवलोकन की रिपोर्ट है। उसके बाद दूसरा है कि प्रक्रिया कौशल का अवलोकन है। ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? आपको ये बताना है कि जो रचनात्मक उपकरण है, आकलन के उपकरण है पर्यावरण अध्ययन में, वहाँ कौन कौन से हैं? जैसे कि पोर्टफोलियो है, दृष्टांत अभिलेख है, दर मापक तैयार है, दर मापक पैमाना है। उसके बाद चौथा है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा, यानी कि ये सभी जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगर एक पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन करना है तो ये जो पोर्टफोलियो है, दृष्टांत अभिलेख है, दर मापक पैमाना है और अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना है, ये बिल्कुल सही रहेगा। 22वां प्रश्न है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? जैसे कि क्या बोला गया है, पृथ्वी गोल है, जैसे कि ग्लोब के हिसाब से देखा जाता है, जैसे ग्लोब कैसे रहता है, ग्लोब गोल रहता है, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि किस देश के व्यक्ति जो है, मतलब हम लोग अगर यहाँ पर खड़े हैं तो इसके विपरीत रहेगा, है ना। जैसे ये पृथ्वी गोल है, तो अगर हमारा देश भारत यहाँ पर है तो हमारे जस्ट भारत देश के विपरीत में कौन सा देश है जो हमारे सापेक्ष उल्टा खड़ा रहेगा? इसका जो जवाब आ जाएगा यहाँ अर्जेंटीना आ जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना आ जाएगा। मान लो जब भारत की स्थिति यहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहाँ पर रहेगी? यहाँ पर है, ठीक है। और ये इंडोनेशिया का इस साइड है, लेकिन ये जो अर्जेंटीना है वो जस्ट इसके विपरीत में है। यही इसका आंसर सही रहेगा। 23वां प्रश्न है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। आपको जैसे कि खेती करना है, देखो यहाँ पर पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत जो ईवीएस में हम लोग कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो प्याज की खेती, यानी कि ये भी सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब आपको ये बताना है, जैसे प्याज की खेती करना है तो उसमें कौन से प्रोसेस पहला होता है, फिर उसके बाद दूसरा होता है। इसका जो जवाब किया जाएगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें रहेगा गुड़ाई करना। गुड़ाई करना मतलब जैसे कि जुताई करना है या फिर गुड़ाई करना है, मैं जो कि उसका जो साइज बनाना है खेतों के लिए, ठीक है, एक आ गया पहला। उसके बाद आता है बीज रोपना है, बीज बोना है। उसके बाद जब बीज बोने के बाद जो है उसके खरपतवार को हटाना है। जब पानी को ढीलते हैं तो उसमें क्या होता है, खरपतवार जग जाता है, ठीक है, तो उसको हटाना है। ये हो गया 3 प्रक्रिया। उसके बाद क्या है, प्याज को उखाड़ना है। जब सब चीज़ तैयार हो जाता है तो प्याज को उखाड़ते हैं, उसके प्याज के ऊपरी जो सूखी पत्तियों को हटाना है। साथ ही उसके जैसे कि प्याज है, उस ऊपर में जो सूखी पत्ती रहते हैं उसके नीचे साइड क्या रहता है, उसके जड़ रहते हैं, इन दोनों को हटाना है। ये जो प्रक्रिया है सही है और इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा। 24वां प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो जानवर दिया गया है उसमें विचार करना है। क्या क्या ये जानवर है, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ,
निम्न में से यह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो इन सभी जानवरों में क्या विशेषता पाई जाती है? जैसे इनका 3 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, नहीं, अलग-अलग होता है इसमें। प्रकोष्ठ मतलब होता है जैसे कि मनुष्य का हृदय प्रकोष्ठ कितना होता है? 4 प्रकोष्ठ का है, ठीक है? जैसे कि अगर इसके जो हृदय है तो 1 प्रकोष्ठ, 2 प्रकोष्ठ, जस्ट इसके विपरीत 2 और प्रकोष्ठ हैं, तो 4 प्रकोष्ठ है। जैसे मेंढक का 3 प्रकोष्ठ रहते हैं, उसी तरीके से तो इसमें नहीं है। उसके बाद ये अंडे देते हैं, तो ये ठीक बात है ना, जो सांप है, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, ये सभी जो है अंडे देते हैं। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा सही रहेगा। 25वां नंबर का है, यदि आप अहमदाबाद में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। दोस्तों ये वाला प्रश्न जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे कि देश के कोई भी 2 शहरों के बीच की जो दूरी है उसको किस दिशा में है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही है। जैसे कि जनवरी के जो प्रत्येक जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि उस टाइम हुआ था सीबीटी में, तो उसमें से पूछा भी गया है। तो आपको ये बताना है, जैसे कि ये अपना देश है, भारत देश है ना, भारत देश में अहमदाबाद की साइड है क्योंकि ये गुजरात में है, इस साइड है, और दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर बीच में है। आपको ये बताना है कि किस दिशा में है। अब भाई जैसे कि अहमदाबाद को हम दिशा ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। अब दिल्ली की साइड है, दोनों के बीच में है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा उत्तर पूर्व की दिशा में होगी। 26वां प्रश्न है, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपना सिर जो है इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण है। जैसे कि कोई सपेरा है, जैसे कि आर्यनाथ एक सपेरा है, अब वह बीन को बजाता है। बीन को बजाने से क्या है, सांप इधर उधर अपना मुंडी को हिलाने लगता है। तो यह जो प्रक्रिया है वाद्य यंत्र का जो अनुक्रिया है का कारण कौन सा है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचयन करना। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि बीन को जिस दिशा में करता है सांप का मुंडी उसी दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि सांप को सुनाई नहीं देता, वो जो जमीन के साथ जो टकराता है, उस बीन के जो धुन है वहाँ जमीन के साथ टकराने के बाद जो कंपन उत्पन्न होता है उसी आधार पर सांप को पता चलता है कि धुन आ रहा है। ऐसा नहीं कि बीन बजाने से सांप आता है, वो जो कंपन रहता है उसी आधार पर रहता है। 27वां प्रश्न है, ईवीएस के मानचित्र कौशल है, जो पर्यावरण के जो अध्ययन है उसमें मानचित्र कौशल क्या है? तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगर पर्यावरण का पढ़ाई करना है उसमें जो मानचित्र का प्रयोग है, तो कोई भी स्थान है उसकी जो सापेक्ष स्थिति है उसकी जो समझ है उसको विकसित करता है। यही इसका आंसर रहेगा। 28वां प्रश्न है, कक्षा 5 के समन्वयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय है। क्या बोला गया है? मौजूद कक्षा 5 में समन्वयन जो आमतौर पर जो कक्षा में दिए गए कार्य है, होमवर्क है, उसको नहीं करते हैं। तो इस मुद्दे को अगर हल करना है, इस समस्या को अगर हल करना है तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा रहेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो बच्चा जो है हल क्यों नहीं कर रहा है। अगर होमवर्क दे रहे तो उसको हल क्यों करके नहीं आ रहा है, तो इसको देखना है। तो क्या बोला गया है कि उनकी कठिनाइयों का पता लगाना है और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के बात करना है, ठीक है। जैसे कि बच्चे अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है किसी भी प्रकार की उसको कठिनाइयाँ हों, चाहे उसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा हो या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस आधार पर कक्षा को उसके अनुरूप जो है बनाना पड़ता है। 29वां प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो पर्यावरण की जो एकीकृत प्रकृति रहता है वह किसकी सहायक है? इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में है। यही इसका रहेगा। क्या बोला गया है? जैसे कि पाठ्य चर्चा के जो भार है उसको कम करना है, यानी कि एक सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक को दे दिया रहते हैं, तो इसको जो कम करना है और साथ ही जो विशिष्ट प्रकरणों को पेश करना है, जो विशिष्ट अध्याय रहते हैं उसको पेश करना है। और यही जो है पर्यावरण अध्ययन की जो एकीकृत जो प्रकृति है उसको सहायता बनाती है। दोस्तों 30 नंबर का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो वीडियो को जो लास्ट तक का जो अंतिम होमवर्क है तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समानता के प्रति सरोकार है, अवधारणा मानचित्र है,
सहयोग है और जो है न्याय के प्रति सरोकार है। तो इन चारों में से ये ऑप्शन को हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।